जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। नमस्कार एंड जय हिंद। सबसे पहले आप सभी लोगों को रिपब्लिक डे की बधाई हो। और आज हम लोग टॉपिक में बात करेंगे पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, संविधान के भाग के बारे में। पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। ये एक प्रकार का इंडेक्स है। इंडेक्स के अंतर्गत आपको ये पता चलता है कि कौन से पार्ट में कौन से सब्जेक्ट के बारे में या कौन से विषय के बारे में बताया गया है, और उस विषय के लिए अनुच्छेदों का विस्तार या आर्टिकल का एक्सपेंशन कहां से कहां तक है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज टॉपिक देखते हैं हम लोग पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या जिसे बोलते हैं संविधान का भाग। संविधान का भाग। तो भाग के बारे में अगर आप आएंगे या पार्ट के बारे में आएंगे तो हम लोग देखेंगे कि पार्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स के बारे में बताया गया है। और आपके एग्जाम में कभी कभी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ देते हैं कि पार्ट 2 में किसके बारे में बताया गया है, पार्ट 5 में किसके बारे में बताया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं। अगर आप आएंगे बिफोर 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 से पहले, और आफ्टर 26 जनवरी 1950। तो हम लोग देखेंगे कि 26 जनवरी 1950 से पहले नंबर ऑफ पार्ट और 26 जनवरी 1950 के बाद नंबर ऑफ पार्ट। तो अगर आप आएंगे 26 जनवरी 1950 से पहले, या आप कह सकते हैं कि जब संविधान को 1950 में लागू किया गया, जो आज का दिन है, तो उस समय संविधान में नंबर ऑफ पार्ट कितने थे या भाग कितने थे। तो नंबर ऑफ पार्ट या संविधान में भाग की संख्या या नंबर ऑफ पार्ट, तो नंबर ऑफ पार्ट कितने थे भाई, 22 पार्ट। कितने थे, 22 पार्ट थे। एक्चुअली आज भी जो है प्रेजेंट में या करंट में आज भी आएंगे तो आपको 22 पार्ट ही मिलेगा। 1 से लेके 22 तक पार्ट हैं। कोई 23, 24 या 25, 26 पार्ट का बात नहीं किया गया है। लेकिन अगर आप आएंगे तो काउंटिंग के लेवल पे, गणना की दृष्टि से आपको नंबर ऑफ पार्ट जो मिलेंगे, तो एक शब्द यूज करिएगा, काउंटिंग के लेवल पे। काउंटिंग के लेवल पर या काउंटिंग के स्तर पर या गणना के स्तर पर नंबर ऑफ पार्ट प्रेजेंट में कितने हैं, 25। कितने हैं, 25। नंबर ऑफ पार्ट कितने हैं, 25। लेकिन आज भी है 22। हम लोग समझेंगे कि कैसे 22 है और कैसे काउंटिंग के लेवल पे 25 है। चलिए आगे चलते हैं। अगर पार्ट के बारे में आप आएंगे तो पार्ट 1, 2, 3, 4 ... 22। तो ये पार्ट हो गए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ... पार्ट 22। इस तरीके से संविधान में इंडेक्स के रूप में बताया गया है।
उसके अलावा जैसे अगर आप जाएंगे पार्ट 4, 9, 14, तो अगर आप आएंगे तो आपको संविधान में मिलेगा पार्ट 4A। क्या मिलेगा? पार्ट 4A। संविधान में आपको मिलेगा पार्ट 9A और पार्ट 9B। संविधान में आपको मिलेगा पार्ट 14A। अब देखिए, हम लोग भले ही इसको पार्ट बोल रहे हैं, पार्ट 4A, पार्ट 9A, पार्ट 9B, पार्ट 14A, एक्चुअल में ये पार्ट नहीं है। एक्चुअल में अगर देखा जाए, टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो ये सभी के सभी क्या हैं? ये सब पार्ट हैं। क्या हैं? सब पार्ट हैं, या आप बोल सकते हैं उपभाग है। क्या है? सब पार्ट है या उपभाग है। लेकिन हम लोग जनरली इन 4A, 9A, 9B और 14A को सब पार्ट नहीं बोलते, पार्ट के रूप में ही क्या करते हैं? बात करते हैं। और ये जो 4A, 9A, 9B और 14A जो ऐड किया गया वो 1950 के बाद आए। अगर 4A के बारे में अगर आप आएंगे तो 4A कब आया? 42nd अमेंडमेंट 1976। तो कहने का मतलब 4A को कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड किया गया? 1976 में। 9A के बारे में अगर आप आएंगे तो इसको ऐड किया गया 74th अमेंडमेंट या संशोधन 1992। तो 1992 में इसे ऐड किया गया। और 9B के बारे में अगर आप आएंगे तो इसे ऐड किया गया 97th अमेंडमेंट 2011। तो 2011 में शामिल किया गया। तो बेसिकली कहने का मतलब ये सभी के सभी पार्ट कब शामिल किए गए? ये 1950 के बाद शामिल किए गए। तो इस प्रकार पहले पार्ट 22 था, 4 और ये ऐड हो गया तो कितना हो गया? 26 हो गया। कितना हुआ? 26। 22 और ये नए 4 सब पार्ट को अगर आप जोड़ेंगे तो कितने पार्ट हो गए? 26 पार्ट। लेकिन इसी में एक था पार्ट 7। पार्ट 7 को 7th अमेंडमेंट या 7वां संशोधन 1956 के द्वारा क्या कर दिया गया? रिमूव कर दिया गया। क्या कर दिया गया? रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। तो जो पहले 22 और ये 4 26 हो गए थे, जब इसको रिमूव किया गया तो एक 26 में से माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 25। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो आज भी पार्ट 22 तक ही है, 23, 24, 25 नहीं है। जब इस पार्ट में इन सभी सब पार्टों को भी शामिल करते हैं तो हम ये शब्द का यूज करते हैं कि नंबर ऑफ पार्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग के आधार पर या गणना के आधार पर। तो गणना के आधार पे कितने भाग है भाई? 25 भाग है, 25 पार्ट है। लेकिन रियल में कितने हैं? 22। अगर आपके एग्जाम में 22 और 25 दोनों ऑप्शन में होता है तो आपको 25 मारना है। और अगर आपके एग्जाम में 25 नहीं है, 22 है, तो आपको 22 ही क्या करना है? सही करना है। तो ये तो
पार्ट और सब पार्ट को हमने देखा। अब हम लोग बात करेंगे कि पार्ट के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट्स के बारे में बताया गया है और आर्टिकल्स कौन कौन से हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पार्ट 1। पार्ट 1 या भाग 1। पार्ट 1 या भाग 1। तो 3 मुद्दों पे बात करेंगे। एक जो मुद्दा होगा कि भाग में या पार्ट में कौन से सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है। दूसरी जो बातें होंगी उसमें हम लोग देखेंगे कि उसका आर्टिकल का एक्सपेंशन कहां से कहां तक है। और तीसरा बात ये देखेंगे कि कुछ उसके जो इम्पोर्टेंट पहलू हैं उसको भी मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगा। अब आ जाइए। तो सबसे पहले अगर आप आएंगे पार्ट 1 के अंतर्गत कौन से सब्जेक्ट को रखा गया है या कौन से विषय के बारे में बताया गया है। तो सब्जेक्ट या विषय के बारे में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे बताया गया है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इट्स टेरिटरी या आप कह सकते हैं संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अब देखिए संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र जो है कौन से पार्ट में बताया गया है, पार्ट 1 में। और संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के लिए जो आर्टिकल्स बताए गए हैं, आर्टिकल्स या अनुच्छेद, आर्टिकल्स या अनुच्छेद। तो अनुच्छेद के बारे में अगर आप आएंगे तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 अनुच्छेद तक या 1 to 4 तक यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है? इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि जब 1947 में देश आजाद हुआ, अंग्रेजों के गुलामी से मुक्त हुआ, तो उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था, सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वह कैसे जो है जो छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट थे, छोटे छोटे क्षेत्रों में बटे हुए थे, वह कैसे उनको यूनाइट करे, कैसे उनको एक यूनाइट इंडिया का पार्ट बनाए, एक अखंड भारत का निर्माण करे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या किया गया, प्रिंसली स्टेट को यूनाइट इंडिया का पार्ट बनाया गया। उसके अलावा आर्टिकल 1 से 4 तक ये बताया गया है कि कैसे किसी ऐसे क्षेत्र को इंडियन टेरिटरी में शामिल किया जाए जो भारत का टेरिटरी न हो। दूसरी बात, किस तरीके से किसी स्टेट के नाम को चेंज कर दिया जाए। जैसे अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश है और इसका नाम बदल के उत्तम प्रदेश करना है, तो यह भी आपको जो है इसी के अंतर्गत कर सकते हैं। किसी राज्य की बाउंड्री लाइन को छोटी करनी है या राज्य के बाउंड्री लाइन को बड़ा करना है या किसी 2 राज्य को मिलाकर एक राज्य बनाना है या किसी एक राज्य में 2 राज्य बनाने हैं, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स इसी के अंतर्गत देखे जाते हैं। और आर्टिकल लास्ट में 4 में ये बताया गया है कि ये सारे प्रोसीजर के लिए रूल बनाने का अधिकार या एक्ट बनाने का अधिकार या कानून बनाने का अधिकार भाई किसके पास है, तो इंडियन पार्लियामेंट के पास है, भारतीय संसद के पास है। तो ये पार्ट 1 था। अब हम लोग देखेंगे पार्ट 2। उसके अलावा सारे पार्ट के बारे में मैं बताऊंगा नहीं, वही पार्ट यहाँ पे डिस्कस करूंगा जो आपके एग्जाम में
अक्सर क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। पार्ट सेकंड या भाग 2। अगर पार्ट सेकंड या भाग 2 में अगर आप आएंगे तो भाग 2 के अंतर्गत कौन से सब्जेक्ट या विषय को रखा गया है? तो सब्जेक्ट या विषय पे अगर आप आएंगे तो पार्ट 2 में या भाग 2 में सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। सिटीजनशिप, या आप कह सकते हैं कि नागरिकता के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? सिटीजनशिप या नागरिकता के बारे में बताया गया है। अब सिटीजनशिप या नागरिकता का मतलब हम और इस देश में रहने वाले लोग जिनको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सिटीजनशिप मिला है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप दिया गया है, तो उस सिटीजनशिप के बारे में पार्ट 2 में भाग 2 में बताया गया है। इसी के अंतर्गत ये बताया गया है कि किस तरीके से आप इंडिया का सिटीजनशिप प्राप्त कर सकते हैं, किस तरीके से सिटीजनशिप को समाप्त किया जा सकता है। ये सारी बातें इसके अंतर्गत क्या करी गई हैं, बताई गई हैं। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप पाया जाता है, एकल नागरिकता पाई जाती है। भारत में डुअल सिटीजनशिप नहीं पाया जाता। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या है? सिंगल सिटीजनशिप का मतलब हम आप चाहे यूपी से हो, बिहार से हो, कर्नाटका से हो, केरला से हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि हम इंडियन हैं, हम यूपाई या बिहारी इस तरीके का शब्द यूज नहीं करते। सिटीजनशिप के लिए हम बात करते हैं कि आई एम इंडियन, मैं एक भारतीय नागरिक हूं। तो बेसिकली कहने का मतलब इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का बात किया जाता है, जबकि अमेरिका में आप जाएंगे डुअल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता। डुअल सिटीजनशिप का मायने ये है कि एक ही व्यक्ति पहले स्टेट का सिटीजनशिप उसको दिया जाता है और सेकेंड टाइम में उसको सेंटर का सिटीजनशिप दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं डुअल सिटीजनशिप। और डुअल सिटीजनशिप यूएसए में पाया जाता है, अमेरिका में पाया जाता है। उसके अलावा पार्ट 2 के अंतर्गत अगर आप आर्टिकल्स के बारे में आप आएंगे, अनुच्छेदों के बारे में अगर आप आएंगे, तो आर्टिकल या अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो वहां पे हम लोगों ने देखा था 1 से लेके 4 तक, यहां पे 5 से लेके 11 तक। अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक, 5 to 11 तक आपको सिटीजनशिप के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट पे अगर आप आएंगे, पार्ट 3। पार्ट 3 के अंतर्गत कौन से सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है, विषय के बारे में बताया गया है। तो सब्जेक्ट या विषय पे अगर आप आएंगे तो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं। क्या बताया गया है? फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार, मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। फंडामेंटल राइट के बारे में क्या किया गया है, बताया गया। फंडामेंटल राइट या मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि भाई ये किसके लिए फंडामेंटल राइट है? फंडामेंटल राइट हमारे आपके लिए है, इंडियन सिटीजन के लिए है। तो इंडियन सिटीजन को या भारतीय नागरिकों को जो भी राइट्स अवेलेबल है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो भी अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकार या उन राइट्स को फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार के नाम से
जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मूल अधिकार के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो इसके लिए जो आर्टिकल्स है, मूल अधिकारों के लिए जो आर्टिकल्स है या अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेद बताया गया है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। तो सिटीजनशिप में हम लोगों ने देखा था 5 से 11 तक, और यहाँ पे 12 से लेकर 35 तक, 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है, मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। और अगर आपसे कहा जाए कि नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट, तो 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार हैं। नेक्स्ट अगर आप आएंगे पार्ट 4 या भाग 4, पार्ट 4 या भाग 4 के अंतर्गत अगर आप आएंगे तो पार्ट 4 में डीपीएसपी के बारे में बताया गया है। डीपीएसपी का मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी, या आप कह सकते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व। तो अगर आपसे कहा जाए कि पार्ट 4 में कौन से सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है, कौन से विषय के बारे में बताया गया है, तो सब्जेक्ट या जो विषय है वह डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इस डीपीएसपी को हम लोग ड्यूटी ऑफ स्टेट्स या राज्य के कर्तव्य के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? राज्यों के कर्तव्य के नाम से या ड्यूटीज ऑफ स्टेट्स के नाम से जानते हैं। डीपीएसपी के लिए जो आर्टिकल है, अनुच्छेद, आर्टिकल्स या अनुच्छेद, तो अनुच्छेद दिए गए हैं 36 से लेकर 51 तक। तो 36 से 51 तक हम लोग ड्यूटीज ऑफ स्टेट्स या डीपीएसपी के बारे में देखते हैं, जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि ये राज्य जो है अपने सिटीजन या अपने नागरिकों के विकास के लिए कौन कौन से कार्य करेंगे, यह राज्य का कर्तव्य है, ये स्टेट का ड्यूटीज है। नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 4A, पार्ट 4A। और 4A के अंतर्गत अगर आप आएंगे तो 4A में कौन से सब्जेक्ट या विषय के बारे में बताया गया है, तो सब्जेक्ट हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज या मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज या मूल कर्तव्य। तो फंडामेंटल ड्यूटीज या मूल कर्तव्य अगर आप आएंगे तो ये मूल कर्तव्य किसके बारे में है भाई? ये सिटीजन का ड्यूटीज है, हमारा आपका कर्तव्य है कि देश के प्रति कुछ ड्यूटीज हैं, उन ड्यूटीज को जो है पार्ट 4A में बताया गया है। जब संविधान बना था तो उस समय फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, कहने का मतलब पार्ट 4A नहीं था। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 4A को कब ऐड किया गया, तो 4A को कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया 42nd अमेंडमेंट या 42nd संशोधन 1976। कहने का मतलब कि फर्स्ट टाइम इसको 1976 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया।
और इसके लिए जो आर्टिकल दिए गए हैं, अनुच्छेद दिया गया है 51A। 51 का ए में अगर आप आएंगे तो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया गया है, और ये फंडामेंटल ड्यूटीज सिटीजन के ड्यूटीज हैं, और इस ड्यूटीज को शामिल करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा या सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा रिकमेंडेशन किया, और उनके सलाह पर इसे क्या किया गया, शामिल किया गया। और प्रेजेंट में अगर आप आएंगे तो 11 प्रकार के या 11 टाइप के फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया गया। 11 प्रकार के मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट अगर आप आएंगे पार्ट 5 और पार्ट 5 के अंतर्गत अगर आप आएंगे सब्जेक्ट के बारे में, तो पार्ट 5 में कौन से सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है, तो सब्जेक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार। सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार। तो सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार के बारे में पार्ट 5 में क्या किया गया है, बताया गया है। पार्ट 5 में बताया गया है, और इसके लिए जो आर्टिकल्स बताए गए हैं, अनुच्छेद, तो आर्टिकल्स या अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। तो आपको याद होगा 51 और 51A तक हम लोगों ने देखा था। 51A में किसके बारे में बताया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, जबकि 52 से लेके 151 तक सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, केंद्र सरकार के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत पार्ट 5 के अंतर्गत ये सारे टॉपिक्स आते हैं जो कभी कभी सीधे सीधे पूछ देते हैं कि प्रेसिडेंट को कौन से भाग में रखा गया है, वाइस प्रेसिडेंट को कौन से पार्ट में रखा गया है, लोकसभा राज्यसभा को कौन से पार्ट में रखा गया है, अटॉर्नी जनरल को कौन से पार्ट में रखा गया है। आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि कैग को कौन से पार्ट में रखा गया है। तो ये सारे पद मैं लिख दे रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा। तो प्रेसिडेंट के बारे में भी कौन से पार्ट में बताया गया है, पार्ट 5 में। उसके अलावा अगर आप आएंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में भी किसमें बताया गया है, तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में भी पार्ट 5 में बताया गया है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा के बारे में भी पार्ट 5 में बताया गया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में भी पार्ट 5 में बताया गया है। कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में भी पार्ट 5 में बताया गया है। भाग 5 में क्या किया गया है, बताया गया है। तो कुल मिला के कहने का मतलब पार्ट 5 के अंतर्गत जो सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार के बारे में बताया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार के बारे में बताया गया है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैग, ये सारे टॉपिक्स शामिल किए जाते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के मुद्दों के बारे में डिस्कस करेंगे, पार्ट 6 से। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें
त्रिशूल डिफेंस एकेडमी,